हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाना ना भूलें। स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक प्रसिद्ध साहसिक उपन्यास है जिसे कई देशों के लोगों ने 200 से अधिक वर्षों तक आनंद लिया। इसे ग्राफिक्स, उपन्यास और फिल्मों में भी बनाया गया है। स्विस पादरी जोहन डेविड वायस द्वारा लिखित उपन्यास केवल एक साहसिक कार्य नहीं है। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर, दृढ़ संकल्प, अपने परिवार के लिए प्यार, सहयोग और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग जैसे मूल्यों को सिखाना है। इसमें प्राकृतिक विज्ञान, अच्छे पति और यहाँ तक कि गणित के संबंधित अच्छे पाठ भी हैं। उपन्यास के कुछ तथ्य वास्तविकता को कुछ हद तक बढ़ाते हैं, लेकिन हमें ये विचार करना चाहिए कि यह कल्पना का काम है, न कि तथ्य की फाइल। नीचे दिए गए एक सारांश में इसके मूल्य कहानी की रूपरेखा है। विलियम, एलिजाबेथ और उनके बच्चे जहाज में यात्रा कर रहे थे जब जहाज एक महान तूफान में फंस गया। अन्य यात्री उनके बिना ही बाहर निकल गए। विलियम और उनके परिवार, जिसमें छोटे बच्चे किड्स, एनेट्स, जैक और फ्रांस शामिल थे, अकेले जीवित रहने के लिए छोड़ दिया गया था। उन्होंने जहाज की पकड़ में इंतजार कर रहे महान तूफान का पूर्वानुमान लगाया। जहाज रात को बच गया और परिवार ने खुद को एक उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान द्वीप में दृष्टि से पाया। अगली सुबह उन्होंने उस द्वीप पर पहुंचने का फैसला किया जिसे वे चट्टान से परे देख सकते थे। बहुत प्रयास के साथ उन्होंने टब में एक बर्तन का निर्माण किया। भोजन और गोला बारूद के साथ टबों को भरने के बाद और मूल्यों को अन्य सभी लेखों को सुरक्षित रूप से ले जा सकते थे, वे द्वीप की ओर बढ़ गए। तुर्क और जूनो नाम के जहाज में 2 कुत्ते उनके बगल में तैर गए। पशुधन, बंदूकें और पाउडर, बढ़ई-गिरी उपकरण, किताबें, एक डिसमेंट फिनेप्स और प्रावधानों के जहाज का माल भी बच गया था। अगले कुछ दिनों में विलियम्स ने तैरते हुए पुराने कीगो को एक दूसरे से जोड़ा और एक धनुष बनाया जो उनके चारों ओर घुमावदार था। परिवार द्वीप पर सफलतापूर्वक उतरा था। उन्होंने एक तंबू स्थापित किया, फर्श को काट दिया और वे अपने बिस्तर के रूप में सेवा करने के लिए फैल गए। वे पेड़ों के झुंड में आ गए। एक पेड़ बड़ा हुआ जो उसके ऊपर लौकी जैसा दिखता था। पिता ने फ्रिट्ज से कहा, लौकी उत्कृष्ट कटोरों और चमक बनाएगी, और उन्होंने उसे विभिन्न बर्तनों में काट दिया। कुछ दिन के बाद एलिजाबेथ ने विलियम को सूचित किया कि वह चाहती है कि परिवार सुरक्षित स्थान पर चले जाए। उनका वर्तमान शिविर न केवल उजागर हुआ बल्कि बहुत शुष्क और गर्म भी था। यदि वे बड़े पेड़ों में से एक में घर बनाते तो वे गिद्धड़ों से सुरक्षित रहते। उसने परियोजना के लिए एक आदर्श पेड़ का वर्णन किया जिसकी सूंड लगभग 40 फीट व्यास की थी, शाखाएं बहुत लंबी थी और ट्रंक में सीधे बाहर निकली हुई थी, जिससे उन्हें एक संरचना के लिए एकदम सही मंच मिल गया। बाद में सबने निचली शाखाओं की ऊंचाई निर्धारित करते समय पिता ने लड़कों को ज्यामिति सिखाई और बड़ी वस्तुओं को मापने के लिए त्रिकोण का उपयोग कैसे करें। उन्होंने ट्रंक में एक परिभाषित दूरी को मापा, फिर उन्होंने कई मापा छड़ का उपयोग करके कोणों की गणना की, यह निर्धारित करते हुए कि जमीन से सबसे कम शाखा 30 फीट दूर थी। पुरुषों ने एक निश्चित अंतराल पर रस्सी बांधी और प्रत्येक गांठों में बांस के टुकड़े जोड़े। इस प्रकार उन्होंने अपनी सीढ़ी बनाई। पिता समुद्र तट पर लौट आए और डी फ्रूट्स एकत्र किए, यह सोचते हुए कि पहियों के बजाय धावकों पर एक स्लेज का निर्माण करना सही होगा। बाद में उन्होंने इसका इस्तेमाल सामग्री के परिवहन के लिए किया। इस बीच एलिजाबेथ ने घोषणा की कि वह जिस बगीचे में गई थी वह स्वस्थ पौधों का उत्पादन कर रही थी। मक्का, खरबूजे, कद्दू और खीरे पहले से ही बढ़ रहे थे। अगले दिन केवल पिता और फिट्स ने जंगल की यात्रा की, ऐसे विदेशी पौधों की खोज की और मोमी फल के साथ एक रूप में खोजा जहां से मोमबत्तियां बनाई जा सकती थी। फिट्स ने एक रबर की सेब को छोड़कर एक पेड़ की खोज की जिससे उसके पिता ने दावा किया कि वे जूते बना सकते हैं। अगली सर्दियों के आगे सोचते हुए पिता ने तथ्यों में एक सुरक्षित जगह बनाने का फैसला किया। खुद को और अपने सामान की रक्षा के लिए एक मजबूत भंडारण स्थान। फिट्स एक गुफा के विचार में साथ आया था
एक को ना पाकर उन्होंने चट्टान में अपनी खुद की गुफा को खोदते हुए अपने डेरा डाले हुए स्थल को नष्ट करने का विचार किया। चट्टान के चिकने चेहरे पर पिता ने एक उद्घाटन के लिए आयामों को चिन्हित किया और वे अपने कुल्हाड़ियों, छेनी, हथौड़ी और फावड़ियों के साथ कठिन सतह पर दूर ले गए। अगले कुछ दिनों में परिवार ने चट्टानों में खिड़कियां काट दी ताकि हवा के क्रॉस कोर्स और सूरज की रोशनी के लिए गुफा में प्रवेश किया जा सके। जब वे ख़त्म हो गए तो उनके पास 4 कमरे थे। एक चिमनी के साथ उनके पास अब एक नया शीतकालीन घर था। कम रोशनी के कारण उन्होंने जिस गुफा पर निर्माण किया था वह दमनकारी लगा। यह उपाय करने के लिए पिता और जैक ने एक नई रोशनी की। उन्होंने एक बांस का खंभा लिया और जो फर्श से छत तक पहुंच जाता था। फिर इसे हासिल करने के बाद जैक पोल के शीर्ष पर चढ़ गया और एक बड़े तेल के दीपक को लटका दिया जिसे उन्होंने जहाज में बचाया था। एक दिन उन्होंने पाया कि परिवार का एक झोपड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गया है और इसके चारों ओर की खेतों को तहस नहस कर दिया गया। इस तरह विशाल पदचिन्ह थे। पिता ने पेड़ों के साथ साथ कई विशाल पैरों के निशान को बड़े पैमाने पर नुकसान देखा, जिसे उन्होंने एक हाथी झुंड के रूप में पहचाना। अगली सुबह परिवार ने सभी जंगली जानवरों को अपनी खेती योग्य भूमि में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई रक्षा की शुरुआत की। उन्होंने नए निवास के बारे में अपने विचारों को भी अंतिम रूप दिया। स्टिल्ट पर एक घर बनाने के बजाय जो हाथी आसानी से नीचे दस्तक दे सकते थे, वे नींव के रूप में एक दूसरे के पास एक वर्ग में उगने वाले 4 मजबूत पेड़ों का उपयोग करेंगे। पेड़ बराबर आकार में थे, लगभग 12 फीट अलग। इस प्रकार उन्होंने एक और सुरक्षित घर बनाया। 10 साल बीत गए थे और युवा लड़के अब जवान हो गए थे और उनके माता पिता को बहुत गर्व था। उन्होंने द्वीप को न्यू स्विट्जरलैंड कहा। कई रोमांच वर्षों में हुए। दूसरे द्वीप के तट पर फ्रिट्ज ने एक अल्ट्राट्रोस में दस्तक दी जो उस पर हमला करने की धमकी दे रहा था और बड़े पक्षी के पैर में एक चीर बंधा पाया। चीर पर एक संदेश था कि एक अंग्रेजी महिला धूम्रपान की चट्टान पर फंसी हुई है। फ्रिट्ज को पता नहीं था कि संदेश कितना पुराना था। उनके माता पिता ने सुझाव दिया कि स्कोमिंग रॉक एक ज्वालामुखी के संदर्भ की तरह लग रहा है। चूँकि आसपास में कोई ज्वालामुखी नहीं थे, इसीलिए पक्षी सैकड़ों मील दूर से आए होंगे। हालांकि फ्रिट्ज को लगा कि किसी को किसी मदद की ज़रूरत है और वह भेजने वालों को खोजने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए वह दृढ़ था। पर लौटने से पहले उसने चीर पर अपना खुद का नोट लिखा था, उसे अल्ट्राट्रोस के पैर पर रख दिया और पक्षी को उड़ते हुए देखा था। नोट में बताया गया कि जिसने भी इसे प्राप्त किया है वह निराश न हो, मदद पास है। फ्रिट्ज ने तब सफलतापूर्वक युवती जेनी मोट्रोस को बधाया। हालांकि पहले तो शर्म आ गई थी, जल्द ही उसे रॉबिन्सन परिवार के साथ रहने की आदत पड़ गई। एक दिन उन्होंने एक जहाज देखा जिसमें लंगर रखा था। छोटे द्वीपों में से एक पर एक परिवार स्थापित किया गया था। अपने स्पाई ग्लास के माध्यम से लोगों की जांच करने के बाद फिट्स और उनके पिता ने घर लौटने के बाद खुद की घोषणा करने का फैसला किया और इसे साफ किया। वे नहीं चाहते थे कि चालक दल यह सोचे कि वे बर्बर है। अगले दिन फिट्स और उनके पिता कप्तान से मिले और उन्हें अपना इतिहास और जेनी का इतिहास बताया। हर किसी को आश्चर्यचकित करने के लिए वह जेनी के पिता ने थे जिन्होंने कप्तान की खोज को प्रेरित किया था। उनका मानना था कि उनकी बेटी 3 साल बाद भी जीवित है। कप्तान ने उसे खोजने का प्रयास करने का फैसला किया था। उत्साह के फटने के साथ ब्रिटिश पोत के परिवार, यात्री और बालक दल स्विट्जरलैंड की ओर बढ़ गए। बचे हुए लोगों की समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से हर कोई चकित था। जैसे ही दिन समाप्त हुआ, पिता ने महसूस किया कि इस बारे में निर्णय किया जाना चाहिए कि कौन द्वीप पर रहना चाहता है या जहाज के साथ वापस लौटना चाहता है। एलिजाबेथ और उनके पति कहीं और नहीं बल्कि द्वीप पर रहना चाहते थे। उनके पास इतने लंबे समय से
वहाँ थे और अपने जीवन के अभ्यस्त हो गए थे। जेनी ने पूछा कि क्या कोई उसके इंग्लैंड लौटने का समर्थन करेगा। फिट्स ने पहली बार प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने हमें के लिए चीयर्स की पेशकश की जो यूरोप जा रहे थे। दूसरी ओर एनेट द्वीप पर रहना चाहता था। जैक ने भी पीछे रहने का फैसला किया। फ्रांस फ्रेंच और छोड़ने में शामिल होने का फैसला किया। फ्रांस एक अकादमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौका चाहता था। फ्रिट्स के जाने से पहले उन्होंने जेनी के प्रति अपने प्यार के बारे में अपने माता पिता को बताया और उससे शादी करने की इच्छा जताई। पिता ने उन सभी कारनामों का रिकॉर्ड रखा जो उसके पास द्वीप पर थे। उन्होंने प्रकाशित होने के लिए पत्रिकाओं को कप्तान को सौंप दिया। फिर जहाज रवाना हुआ।